गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली कक्षाओं में अपन ने 2 क्लासों के अंतर्गत 5 की प्रश्नावली का अपन ने अच्छे तरीके से रिवीजन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। इस क्लास में अपन समीकरण देखेंगे और अगली क्लास में अपन असमीकाएं देखेंगे। यानी हर प्रश्नावली के अपन लगभग 2-2 पार्ट करके चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे समीकरण की। तो सबसे पहली चीज आप एक बात बताओ, नंबर 1, इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये आपके समझ में आना जरूरी है कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता कौन सा है, इसका व्यापक रूप क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और इसके हलों के अलग अलग प्रकार किस तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे हल ज्ञात करने की विधि। देखो, इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से देखना। सीधा 6 नंबर का एक सवाल यहां से पूछा जाता है और वो ग्राफ का सवाल है, तो वो ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज 2 चरों वाले, यानी इसमें 2 चर होते हैं, एक चर अक्ष होता है, एक चर क्या होता है, वाई। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण के में चर की उच्चतम घात क्या होती है, 1 होती है, और समीकरण जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष हमारे पास होते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास 2, सबसे पहले चीज हमारे पास ये आती है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो यहां पर हमारे पास देखो स्थिति क्या आती है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहला समीकरण है तो इसमें 1 1 आ जाते हैं समीकरण। और यहां पर हम पढ़ेंगे युग्म, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल हम ज्ञात करेंगे। युग्म का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ा होता है। दूसरा हमारे पास आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या आ गया, 0। यहां क्या है, देखो ये लिखना जरूरी है, यहां a1 कोमा b1 कोमा c1 कोमा a2 कोमा b2 व c2 क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां पर ये वास्तविक संख्याएं हैं तथा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 नहीं है और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर 0 नहीं है। अर्थात a1 b1 a2 और b2 इनके बराबर हमारे पास शून्य नहीं है, क्योंकि यदि a1 का मान शून्य होगा तो यहां पर बताओ ये एक ही चर बचा ना, तो 2 चरों वाला नहीं बचा। b1 का मान, तो इसका मतलब a1 b1 a2 और b2 इनमें हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास मान शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात ये प्रतिबंध हम बता सकते हैं कि ये प्रतिबंध होता है क्या, कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 नहीं है और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर 0 नहीं है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हम हलों के प्रकार ज्ञात करते हैं कि जैसे हमने यहां पर इसी प्रश्नावली के अंतर्गत अपन जब द्विघात समीकरण था तो उस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसमें हलों का प्रकार हमने देखा। हलों का प्रकार ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और उसके अलग अलग 3 रूप हमने देखे। यहां पर भी ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर 3 स्थितियां हम देखने वाले हैं। नंबर 1, हलों की स्थिति में स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति, यदि तुलना करने पर यदि हमारे पास क्या है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, अगले ने साफ साफ कह दिया
कि यदि A1 बट्टा B2 बराबर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 हो तो हल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, अर्थात हल वास्तविक होते हैं, अर्थात हमारे पास क्या होते हैं, अद्वितीय हल विद्यमान होता है। हल, अब देखो अद्वितीय हल विद्यमान किस तरीके से होता है, मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमारे पास, हाँ, तो स्थिति नंबर 1, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 हो तो संगत निकाय एवं अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं कब, यदि हमारे पास A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तो वहां संगत निकाय होते हैं एवं अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। और यहां पर हमारे पास अद्वितीय संगत निकाय तो कब होता है, जब यदि हमें हल प्राप्त होता है तब तो कौन सा निकाय होता है, संगत निकाय, और जब हमें हल प्राप्त नहीं होता है तब कौन सा निकाय होता है, असंगत निकाय। अब देखो हमारे पास बात आती है रेखा की। देखो हर समीकरण की, आपने पढ़ा होगा कि हर समीकरण की एक सरल रेखा होती है और उस समीकरण को संतुष्ट करने वाले मान उस रेखा पर स्थित होते हैं और उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है। कौन से समीकरण को, जिस रेखा का वो समीकरण होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, संगत निकाय है एवं अद्वितीय हल विद्यमान है। अर्थात यहां पर अद्वितीय कौन सा होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अर्थात यहां दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो इस रेखा का समीकरण, जैसे मान लिया ये रेखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और ये रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। एक तो ये है और एक ये है, दोनों है। अब यहां पर हमारे पास स्थिति क्या आती है बेटा, देखो इस समीकरण में x और y के इस रेखा पर जो भी x और y के मान होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और इस रेखा पर जो मान होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो इस समीकरण के हल होंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। तो यहां पर हमारे पास यही एक ऐसा बिंदु है जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है और इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। इधर आएंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ऊपर जाएंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इधर आएंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। अर्थात यही एक बिंदु है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है वो क्या होता कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। इसलिए यहां पर कौन से हल होते हैं, अद्वितीय हल विद्यमान कब होता है, जब दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत निकाय होता है और वहां पर प्रतिबंध क्या काम करता है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। इसी तरीके से मैं बात करता हूं स्थिति नंबर 3 की। तीसरी स्थिति हमारे, दूसरी स्थिति हमारे पास क्या है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो तो ये सारे बराबर, इसका मतलब सारे हल हैं, खूब सारे हल हैं, हो तो क्या होता है, संगत निकाय, संगत निकाय एवं अनंत हल विद्यमान होते हैं। संगत निकाय एवं क्या होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं।
तो संगत निकाय है और अनंत हल विद्यमान है। तो यहां पर क्या होता है, यहां दोनों रेखाएं अनंत हल है, इसका मतलब देखो एक ही चीज है वो। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताऊं कि 2x + 3y + 5 = 0, इसको भी 2 से गुणा कर दो तो 4x, इसको भी गुणा कर दो 3 दूनी 6y, 2 से गुणा कर रहा हूं, इसको भी गुणा कर दिया +10 = 0। ये समीकरण है, ये हमारे पास इनकी हमारे पास क्या है, स्थिति है। तो यहां पर देखो a1 2, a2 4, 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2 और 5/10 का मतलब भी 1/2। तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर, इसका मतलब क्या, एक ही समीकरण है। तो यहां पर क्या होते हैं, दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती है, दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, संपाती होती हैं तथा अनंत हल विद्यमान। संपाती कैसे होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या, अर्थात इसका हल इसका होगा, इसका हल इसका होगा, दोनों के हल आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। और स्थिति नंबर 3, तीसरी स्थिति हमारे पास क्या आती है बेटा, स्थिति नंबर 3 क्या, जब नाटक करता है, कैसे, अगले ने साफ साफ कह दिया हम बराबर नहीं है, तो अगले ने हमें एक हल दे दिया, अगले सारे बराबर हैं तो हमारे पास क्या आ गए, अनंत हल आ गए। लेकिन नाटक करता है कि पहले बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यदि ऐसी स्थिति है कि पहले बराबर कहे तो अपन सोचो भाई ये तो बहुत सारे हल है, लेकिन बाद में मना कर दिया इसके बराबर नहीं है, ये नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो यहां पर कोई हल विद्यमान नहीं है। और हल विद्यमान नहीं होता है तो बेटा निकाय कौन सा होता है, असंगत निकाय होता है, असंगत निकाय एवं कोई हल विद्यमान नहीं होता है, कोई हल विद्यमान नहीं होता है। अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं बेटा, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, कोई भी हल नहीं होता है। क्यों, एक रेखा तो यहां जा रही है और दोनों समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका जो हल होगा वो इसकी रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा और इसका जो हल होगा वो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अर्थात हमारे पास कोई भी कॉमन हल नहीं आएगा। जैसे इसमें सारे इसके आपस में दोनों बराबर ही है, इसमें एक आ गया, इसमें सारे बराबर है, इसमें दोनों अलग अलग चलेंगे, समानांतर इनके बीच का अंतर सदैव समान रहेगा। अर्थात इस समीकरण, इस रेखा का समीकरण का जो मान होगा वो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा और इस रेखा का जो मान होगा उसको संतुष्ट नहीं करेगा। अर्थात यहां पर कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। इसलिए कौन सा निकाय होता है बेटा, असंगत निकाय होता है। तो आप समझ गए होंगे, जब हमारे पास साफ साफ कह दिया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो संगत निकाय एवं अद्वितीय हल विद्यमान है, दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। और जब सारे बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात वहां पर अनंत विद्यमान होते हैं। और जब नाटक करता है a1/a2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होता है, असंगत निकाय होता है और यहां पर कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। तो ग्राफ के अंतर्गत हमें पता चलेगा कि जब दो समीकरण हमें दिए होंगे तो किसी में आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा, किसी के अंतर्गत आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा और किसी के अंतर्गत आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा। जब ऐसा ग्राफ बनता है तो वहां पर हमारे पास कोई हल विद्यमान नहीं होता है। जब ऐसा ग्राफ बनता है तो हम कहेंगे वहां पर अनंत हल विद्यमान होते हैं। जब ऐसा ग्राफ बनता है तो जहां बिंदु काटेगा वहां से अक्ष की तरफ जाओगे, अक्ष का मान आ जाएगा, और जहां वाई की तरफ जाओगे वाई का मान हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमें अक्ष और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब हम कुछ सवालों की हम चर्चा करेंगे। व्यापक रूप मैंने आपको बता दिया और हल के अलग अलग मैंने आपको प्रकार बता दिए, निकाय बता दिए। जहां हल होता है वहां संगत निकाय होता है, वहां हल नहीं होता है असंगत निकाय होता है। और जहां हल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और अनंत हल होता है वहां पर दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती है। और जहां पर कोई हल विद्यमान नहीं होता वहां पर दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है, समानांतर होती हैं। अब हम बात करेंगे सवालों की। देखो पहले सवाल में बेटा हमें दे रखा है, पहले सवाल के अंतर्गत हमें दे रखा है
4.1 में अनुपातों a1 बट्टा a2 कोमा b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया इन प्रतिबंधों के आधार पर कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत तो कौन से होते हैं बेटा? जिनमें हल विद्यमान होता है वो तो संगत, और जिनमें हल विद्यमान नहीं होता वो असंगत, अर्थात नाटक करने वाला असंगत होता है। साफ कह दिया हम बराबर नहीं है, संगत अद्वितीय हल। अगले ने साफ साफ कह दिया हम सारे बराबर हैं, तो संगत और अनंत हल विद्यमान होते हैं। तो यहां पर देखो पहला मैं ले लेता हूं कि हमें दे रखा है क्या, पहला सवाल हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को क्या लिखेंगे, उसके व्यापक रूप में लिखेंगे। पहले अक्ष का, फिर y का, और फिर बिना अक्ष का, और बराबर 0, और उसके बाद में हम उसकी व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। तो यहां पर मैं पहले हल करता हूं। देखो यहां पर 2x माइनस 3y, 8 बेटा इधर आएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के, बराबर 0, और इसको मैंने क्या दे दिया बेटा? समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से मैं यहां पर लिखूंगा 4x माइनस 6y, ये 9 इधर आते किसके हो गए? माइनस के, बराबर 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे किससे? व्यापक रूप से। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनसे जैसे ही हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो यहां देखो आप ध्यान देना, ये पहला समीकरण है और ये पहला समीकरण है। 1 तो किस में आएगा? पहले समीकरण में। 2 किस में आएगा? दूसरे समीकरण में। a पहले, x पहले, b बाद में, y बाद में, c बाद में, और अचर बाद में। क्लियर? तो यहां पर देखो a1 पहले समीकरण में चले जाओ। a1 कहां है? x के गुणा में। x के गुणा में क्या है बेटा? 2। a1 का मान क्या आ गया? 2। b1 का मान पहले समीकरण में y का गुणांक माइनस का 3 चला गया। c1 क्या है? माइनस का 8 है। पहला समीकरण क्लियर हो गया। दूसरे में a2 कहाँ है बेटा? मैं यहां लिख देता हूं a2 क्या है? दूसरे समीकरण में आ जाओ। a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस के 9। क्लियर? अब चूंकि यहां पर a1 बट्टा a2 का मान ज्ञात करो। पहले a1 बट्टा a2 का मान 2/4, काट पीट के सरल करेंगे, हमारे पास क्या आया? 1/2। क्लियर? फिर हम ज्ञात करेंगे क्या बेटा? b1 बट्टा b2 का मान। b1 क्या है? -3 बट्टा माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वह c1 बट्टा c2। अब c1 बट्टा c2 क्या आएगा बेटा? c1 का मान माइनस का 8 और ये माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया लेकिन 8 व 9 नहीं कट रहा, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, दोनों बराबर है ना बेटा, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो नाटक कर रहा है। अतः क्या होगा? असंगत निकाय। क्या होगा? असंगत निकाय एवं कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समानांतर होंगी। दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समानांतर। आपको इतना ही पूछे तो आप इतना ही बता दें, समानांतर की इनकी आवश्यकता नहीं है। और यदि यहीं पर तीनों बराबर आते तब संगत निकाय हो जाता और अनंत हल हो जाते, और जब शुरू में दोनों बराबर नहीं होते तो संगत निकाय हो जाता और अद्वितीय हल विद्यमान हो जाता। क्लियर? अब इसी क्रम में
आपको ये पहले के चारों पांचों सवाल जो भी आपको दे रखे हैं वो आपको इसी तरीके से करना है। इससे मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं, जैसे सवाल नंबर 4 देखो। मुझे सवाल दे रखा है 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा हमें दे रखा है क्या 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। ये स्थिति यहां पर हमारे पास है। तो सबसे पहला काम बेटा हम क्या करेंगे, इस समीकरण को जो हर दे रखा है ना उससे आप गुणा कर सकते हैं ताकि हर खत्म हो जाएगा। नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी काटने में समस्या आएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 4/3x प्लस 2y, 8 इधर आते ही किसके हो गए बेटा, माइनस के, बराबर क्या हो गया 0। पहला काम मैंने आपको ये बताया था। अब इसमें थोड़ा सा आप ये और बढ़ा दो, समीकरण को 3 से गुणा कर दो तो हमारे पास ये आएगा, या इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x बचेगा, प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 दिए 24 बराबर क्या बच गया 0। समीकरण नंबर 1, दोनों को 3 से गुणा कर दिया, ये 3 से 3 कटे गया। दूसरा हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y, 12 इधर आते ही बेटा किसके हो गए माइनस के, बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जैसे हम करेंगे तो यहां पर देखो a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, तीनों के मान हमारे पास आने। तो तीनों के मान जैसे हम ज्ञात करेंगे, देखो a1 क्या है, पहले समीकरण a1 b1 और c1, a1 का मान 4, b1 का मान 6 और c1 का मान माइनस के 24। इसी तरीके से a2 b2 और c2 दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे, ये दूसरे समीकरण में आ जाओ बेटा। दूसरे में ये a2 का मान 2, इसका मान 3 और इसका मान माइनस के 12, दोनों क्लियर हो गए। आगे चलो, आगे हम चलेंगे तो हमारे पास देखो, चूंकि a1/a2 का मान ज्ञात करो। अब a1/a2 का मान कितना है बेटा, 4/2 यानी 2 दूनी 4। फिर हम b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे, 6/3, 3 दूनी 6, व c1/c2, c1 माइनस 24 माइनस के 12, माइनस से माइनस 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, चूंकि a1/a2 बराबर बेटा b1/b2 बराबर c1/c2, दोनों हमारे पास क्या हैं, बराबर हैं। अतः क्या होगा, अतः संगत निकाय, कौन सा निकाय होगा, संगत निकाय एवं अनंत हल विद्यमान होंगे, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ये तो हमारे पास इस तरीके से, यदि हमें पूछे कि वे संगत निकाय है या असंगत निकाय है, ऐसे हमें करना है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल में हमें दे रखा है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल की प्रकृति इसी तरीके से ज्ञात करनी है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे तो प्रकृति का अपने आप पता चल जाएगा। प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत निकाय होगा, अद्वितीय हल होगा। संपाती आएंगी, संगत निकाय होगा,
अनंत हल होगा। समानांतर आएंगी तो वहाँ असंगति का होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, तो प्रकृति का अपने आप पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हल करते हैं, और इन सवालों में से मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, आगे सवाल अपन फिर अगली क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। देखो देखो सवाल में ले रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें दे रखा है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 4, ये हमें दे रखा है समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ग्राफ के अंतर्गत हमें x और y के मान चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंतर्गत हमें, आप देखा होगा ये जो अक्षैतिज रेखा है, मैंने आपको कक्षा में बताया था, निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली की क्लास यदि आपने पढ़ी है तो उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ये मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ पर x का मान 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 और माइनस 4, ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, इस तरीके से हमारे पास ये हल विद्यमान होते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखो क्या होता है, सबसे पहले हम समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से देखो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो x को इधर रख लो या y को इधर रख लो और बाकी सभी का पक्षांतरण करते चले जाओ। तो यहां पर हमारे पास आएगा या x बराबर 3, ये y उधर जाते ही किसका हो गया, माइनस का। यहां पर यानी हमारे पास इधर केवल x बचा, या तो x को रखो या y को रखो और बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। अब यहां पर केवल x बचा है, अब इधर जो भी मान आया y आया या x, इसकी जगह मान रखते चले जाओ, इसका मान आता चला जाएगा। इस तरीके से हमें कितने मान ज्ञात करने हैं बेटा, केवल 3 मान हमें ज्ञात करने हैं। कैसे, देखो y बराबर 1 रखने पर, जैसे हम 1 रखेंगे तो या का चिन्ह लगाओ, x बराबर 3 माइनस वाई की जगह 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 2। आगे चलो y बराबर 2 रख दो, मान भिन्न में नहीं आना चाहिए, इस तरीके से मान आपको रखना है। या x बराबर हमारे पास क्या है, 3 माइनस वाई की जगह 2 बराबर कितना आ गया, बोलो 1। फिर y बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो या x बराबर 3 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 0। इस तरीके से हमारे पास सारणी बन के आ गई, क्या, x और y। x बराबर देखो हमने y बराबर क्या रखा बेटा, 1, तो x बराबर कितना आया, 2। हमने y बराबर क्या रखा, 2, तो x बराबर कितना आया, 1। हमने y बराबर क्या रखा, 3, तो x बराबर क्या आया, 2, 0। अतः कर्मित युग्म, ये हमारे पास कर्मित युग्म आपने ले लिए। ये पहला x का मान लिखेंगे 2 कोमा a, ये बिंदु कैसे अंकित करते हैं मैंने आपको नोट की प्रश्नावली में बताया था, कोमा 1 कोमा 2 व 0 कोमा 3, वह 0 कोमा क्या है, 3 है। इस तरीके से हम दूसरे समीकरण के भी कर्मित युग्म निकालेंगे और इन तीनों युग्मों को हम इसमें इनपुट करेंगे। जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वहां से x की तरफ जाएंगे, x का माना जाएंगे, और y की तरफ जाएंगे, y का माना जाएगा। तो मैं दूसरा समीकरण लेता हूं और उसके अंतर्गत भी मान ज्ञात कर लेता हूं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमें दे रखा 3x माइनस 2y बराबर कितना है बेटा, 4 है। अब यहाँ पर या तो आप y को इधर रख लो और बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो, या x को उधर रख लो। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको तो y को रखो, क्योंकि y को रखने का फायदा क्या, इसके बट्टा में क्या जाएगा, 2 जाएगा, यानी 2 का भाग लगाना है। तो हर एक संख्या के बाद में 2 का भाग जाता है, जबकि 3 का लगेगा हर 3 के बाद में जाएगा। बाकी से भी अपन कर सकते हैं। तो मैं इधर केवल y को रख लेता हूँ और बाकी सभी का पक्षांतरण कर देता हूँ। y बराबर 4, ये 3x बेटा उधर जाते हैं किसके हो गए, माइनस के, ये 2 इधर आते हैं किसमें आ गए, माइनस।
भाई -2y के गुणा में क्या किस में आ गया, भाग में। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया इसका मान, 3x माइनस का प्लस का था माइनस का हो गया, -2y के गुणा में था किस में चला गया, भाग में। अब यहाँ पर एक अक्स का मान रखते चले जाओ, y का मान आता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो अक्स बराबर पहले 0 रखने पर 0 क्यों रखा है, 0 रखते ही 3 को 0 से गुणा करते 0, 4 में 2 का भाग चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो यहाँ y बराबर 4 - 3 इंटू इसका मान आ गया 0 बट्टा -2, तो बराबर ये तो 0 हो गया, बच्चा 4 बट्टा -2, प्लस माइनस का भाग लगाओगे माइनस और 2 दूनी 4, y का मान क्या आ गया -2। फिर अक्स बराबर में क्या रख देता हूँ बेटा, ऐसा रख देता हूँ जैसे 2 रख देता हूँ, तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग चला जाएगा। तो y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो जैसे 2 रखूंगा तो या y बराबर 4 - 3 इंटू अक्स की जगह क्या रखा 2 बट्टे -2, 4 - 3 दूनी 6 बट्टे -2, -2 बट्टा -2 बराबर माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, ये आ गया। इसी तरीके से अक्स बराबर यहाँ पर तो 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास हम क्या रख दें भाई, 4 रख दें, 4 3 12 12, या हमें 2 3 3 9, 9 में से तो 4 जाएगा, 4 रख दो, तो 4 3 12 12 में से 4 जाएगा। अक्स बराबर कितना रखने पर बेटा, 4 रखने पर, तो जैसे मैं 4 रखूंगा तो या y बराबर 4 - 3 इंटू अक्स की जगह 4 बट्टे -2, तो यहाँ पर देखो 4 माइनस के 4 3 12 बट्टा -2, 12 में से 4 के कितने बचे 8, किसके -8 बट्टा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पाटे से कट गया 4। तो यहाँ पर सारणी बन के बराबर हमारे पास क्या निकल के आई, अक्स और y, अक्स और y। देखो अक्स का मान क्या रखा बेटा हमने 0 रखा, तो y का मान क्या आया -2, अक्स का मान हमने क्या रखा 2, तो y का मान क्या आया 1, अक्स का मान हमने 4 रखा, तो y का मान क्या आया 4। क्लियर। अतः कर्मित युग्म, अतः कर्मित युग्म, अतः कर्मित युग्म पहला क्या होगा 0, -2, फिर कोमा 2, 1 व 4, 4। इस तरीके से ये हमारे पास मान हर सवाल के अंतर्गत आपको 3 मान आपको ज्ञात करना है। अब कर्मित युग्म पहले समीकरण को मैं रखता हूं 2, 1, देखना 2, 1 कहां पर है, पहले वाला मान मैंने आपको बताया पहले अक्स का होता है, बाद में किसका होता है बेटा y का। 9 की प्रश्नावली की निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बात बताई थी। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या आ रहा है 2, 1, यानी अक्स का मान तो 2 और y का मान 1, देखो इसमें ऐसे ही आएगा। क्लियर। दूसरा हमें दे रखा है 1, 2, अक्स का मान 1 और y का मान 2, ये हमेशा जो मान है वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा के अंतर्गत आएंगे। 0, 3, अक्स का मान 0 और y का मान कितना हो गया 3। इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, ये एक सीधी सरल रेखा होगी। ये हमारे पास जो समीकरण है कौन सा, अक्स प्लस y बराबर 3, इस समीकरण की हमारे पास ये रेखा आ गई। इसी तरीके से इसको हम रखेंगे 0, -2, यानी अक्स का मान तो क्या है 0 और y का मान क्या है -2, तो एक बिंदु यहां पर आ गया। दूसरा क्या है 2, 1, अक्स का मान क्या है बेटा 2 और y का मान क्या है 1, तो यहां से ये 2 और ये इधर से ये 1, ये मान आ गया हमारे पास। एक 4, 4, यानी अक्स का मान भी 4 और y का मान भी 4। आप देख रहे होंगे सीधी इसके भी हमारे पास क्या बन रही है, एक सरल रेखा बन रही है। ये क्या है 3 अक्स - 2y बराबर 4 है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास स्थिति क्या आती है बेटा, इसका हल ज्ञात करना। तो जहां प्रतिच्छेद करता है वहां से आप इधर अक्स की तरफ अक्स की चला जाओ, तो अक्स का मान तो कितना आ गया बेटा 2 और y का मान क्या आ गया 1, तो यहां पर नीचे लिख देंगे अतः है हल बराबर हमारे पास अक्स बराबर क्या आ गया बेटा 2 और y बराबर हमारे पास क्या आ गया 1। इस तरीके से
आज आपको मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसका युग्म के अलग अलग हल किस तरीके से होते हैं, उनका प्रतिबंध क्या होता है और उनमें किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा हम हल ज्ञात करेंगे। और ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि यदि रेखाएं संपाती आ जाएंगी इसी के अंतर्गत तब तो लिख देंगे अनंत हल विद्यमान है, समानांतर आ जाएंगी तब लिख देंगे कोई हल विद्यमान नहीं है। और जब इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे तो जहां अक्ष की तरफ आ जाओगे अक्ष का मान आ जाएगा और y की तरफ जाओगे y का मान आ जाएगा। इस तरीके से हमें इस प्रश्नावली के मैंने 4.1 के आपको 2-3 सवाल तक मैंने आपको बताए। अब इसी क्रम में देखो हम अगला सवाल भी हम देख सकते हैं। अगले सवाल में हमें दे रखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। इनके द्वारा निरूपित रेखाएं यानी हल करना है, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं किसको काटती हैं, y अक्ष को काटती हैं। इतना सवाल तो अपन को करना ही करना है। आगे कह रहा है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं अक्ष किसको काटती हैं बेटा, y अक्ष को। तो y अक्ष बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ, y अक्ष को काटती हैं। तो y अक्ष को कहां काटती हैं, देखो एक तो यहां काट रही है और एक यहां काट रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा, अक्ष का मान तो बेटा यहां पर क्या रहेगा 0 और y का मान क्या है -2। तो एक तो कहां पर काटती हैं 0, -2 पर। a कहां काटती है, अक्ष का मान 0 और y का मान कितना आ गया 3। तो इसके अगला जो तीसरा सवाल है उसके अंतर्गत केवल हमें यही पूछा है कि हल ज्ञात करना है इसी तरीके से, और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं, ये निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो y अक्ष को जहां भी काटेंगे तो अक्ष का मान 0 आएगा। अगर y को 3 पर काटती है तो 3 4 पर काटती है तो 4 -2 पर काटती है तो -2। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल हल होगा। क्लियर। चौथा देखो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से हल ज्ञात करो। आलेख्य विधि से हल ज्ञात करना कर लिया, इतना कर देना। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा y अक्ष, तथा y अक्ष ये रह गया, y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों। देखो y अक्ष ये आ रहे हैं, क्लियर, तथा निरूपित रेखाओं से बने त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। अब केवल समझने की जरूरत है। पहले y अक्ष, पहले हल पूछ लिया, फिर हल के बाद में इनको काटने वाले निर्देशांक दे दिए, फिर इनको काटने जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज के निर्देशांक पूछ लिए। यानी सवाल वही है, केवल समझने की आवश्यकता है। तो इन बिंदुओं के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इस शीर्ष का ये, इसका ये, इसका ये, इसको a अंकित कर देना, इसको b अंकित कर देना और इसको c अंकित कर देना। क्लियर। तीसरे सवाल में क्या पूछा, y अक्ष को जहां काटते हैं वो निर्देशांक हो गए। चौथे सवाल में क्या पूछ रहा है कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके निर्देशांक यहां पर आ गए दोनों, ये निर्देशांक, ये BC तीनों हम ज्ञात कर देंगे जो कि मैंने आपको बता रखे हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्नावली के हल ज्ञात करेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से निकाल लें और अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए असमीकाओं से हल हम किस प्रकार ज्ञात करते